आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ प्रोफेसर गौहर रज़ा साहब, जो कि मारूफ शायर और साइंसदां हैं। हालात हाज़रा पर बड़ी गहरी नज़र है, ख़ास तौर से जो मशरिक़ वस्ता में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से इज़राइल एक कत्लेआम कर रहा है, उस पर हम बात करेंगे। गौहर रज़ा साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है। आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे पूरे फ़िलिस्तीन के इशू को उठाया गया और एक हमदर्दी का इजहार किया गया। क्या लग रहा है आपको कि ये जो कुछ हो रहा है इसका नतीजा क्या होगा? पहली बात तो ये कि सिर्फ हमदर्दी का नहीं बल्कि गम और गुस्से का भी इजहार किया गया। और ये भी बात बिल्कुल साफ तरीके से ख़ास तौर से वरदराजन साहब ने रखी कि हम शर्मिंदा हैं कि हमारे मुल्क ने एब्सटेन किया वहाँ से। दूसरी बात जो बहुत अहम रखी उन्होंने वो ये कि इस मुल्क के अंदर हर उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है जो इज़राइल के ख़िलाफ़, जो फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ की हिमायत करने वाली आवाज़ है। और लोगों को पकड़ के बंद किया जा रहा है, परमिशन नहीं दी जा रही है, इस बात की इजाज़त नहीं दी जा रही है कि वो सड़कों पर मज़ाहिर। क्यों ऐसा वजह, क्या इसकी वजह है? क्यों मैदान जंग हिंदुस्तान बन गया? ये वजह दो हैं। एक तो ये कि आज के हालात में मोदी और उनकी सोच के ऊपर असर है इजराइल का। वो वैसा ही मुल्क बनाना चाहते हैं, पहले पाकिस्तान बनाना चाहते थे, अब वो एक ग्रेजुएशन हो गया है कि अब इजराइल जैसा बनाएं जहां अवाम के कोई हुकूक ना हो, जहां कोई जुडिशरी काम ना करती हो। अभी वहां पर बिल पास किया गया है इजराइल में, और जो लगातार लड़ाई में उलझा रहे, एक ऐसा मुल्क क्रिएट करने की कोशिश है। और दूसरी वजह यह है कि जाहिर है पेगासस अगर आप खरीदेंगे कहीं से, आप हथियार खरीदेंगे कहीं से, तो आपकी हिम्मत कैसे होगी उसका अपोज करने की? ये भी एक वजह है। ये भी एक वजह है, बड़ी वजह है। और मॉरल आपकी पोजीशन जो है वो ख़त्म हो जाती है उसे अपोज करने की, जो हमें साफ दिखाई होता हुआ दिखाई। आप इखलाकी तौर पे लेकिन आरएसएस तो हमेशा जो इजराइल के साथ ही रहा है। जहाँ तक आरएसएस हमेशा इजराइल के साथ इसलिए नहीं था कि वो हिटलर के साथ था कभी। वो उस वक्त भी जेनोसाइड के फेवर में थे, आज भी वो जेनोसाइड के फेवर में। मैं अपनी ट्वीट्स में लगातार यही लिखता रहा हूँ कि वो तब भी टेररिज्म के साथ थे, आज भी वो टेररिज्म के साथ है। बस इतना ही है कि वो मजबूत, जिसके पास ताकत होती है वो उसके साथ खड़े हुए हमेशा हिस्ट्री में दिखाई दी। तो वो तब भी वही थी, उनकी बड़ी कंसिस्टेंट पोजीशन है। हिटलर के साथ ज्यूज को ख़त्म करने में तालियां बजा रहे थे, गोरू गोलवालकर की किताब में लिखा हुआ, और उसको वो मिटा नहीं सकते। कोशिश करके आज के दौर में वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसकी नए नए एडिशंस छाप रहे हैं उस किताब के, लेकिन वो मिटती नहीं है हिस्ट्री। बहरहाल हम सबको ये मालूम है कि उस वक़्त वो जो नरसंहार, जो जेनोसाइड हुआ है हिटलर ने किया है उसके साथ, और आज जो फ़िलिस्तीनियों का नरसंहार हो उसके साथ। एक चीज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई कि मोदी सरकार इतनी कमज़ोर है कि वो इजराइल का भी खुल करके जो है साथ नहीं दे पा रही है। ये जो जुमला है ये किस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें? मैं लगातार ये बात कहता रहा हूँ जिस दिन से मैंने इस बात को सुना है कि हमने एब्सटेन किया है। 120 मुल्कों ने साथ दिया, कुछ 6-7 मुल्क थे जो वेस्ट के हैं हमारे, उन्होंने उनके उसके खिलाफ वोट किया है। तो इसकी भी हिम्मत पूरी तरह से नहीं पड़ी। ये तो शर्मिंदगी की बात है ही कि एब्सटेन किया और वहाँ से अपनी राय नहीं रखी, लेकिन ये कि ये राय देने की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो ये इतनी कमज़ोर सरकार है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ा ढिंढोरा पीटते कि भाई यहाँ तो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और विश्व गुरु हिंदुस्तान नहीं बन रहा था बल्कि मोदी बन रहे थे। ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि वो एक गुरु, तो क्या फेल हो गए? ये जाहिर है, दिखाता है कि बड़ा फेलियर है मोदी सरकार के। न 120 के गुरु बन पाए और न उन 5-7 कंट्रीज के गुरु बन पाए। उनके साथ खड़े इधर के रहे ना उधर के रहे, दोनों में से किसी के साथ खड़े होने की हिम्मत ही नहीं। तो ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी? आपने तो एक जमाना देखा है, क्या ऐसा कभी हुआ है
जिस तरीके से आज हो रहा है फिलिस्तीन को लेकर के? मुझे पूरा यकीन है कि अगर अब से 50 साल पहले आरएसएस को पावर मिल गई होती तो ये अपार्थाइड के साथ भी खड़े होते, ये भी अफ्रीका के अवाम के खिलाफ ही खड़े दिखाई देते, कालों के खिलाफ ही खड़े दिखाई देते। ये वहाँ पर गोरों की सरकार और अपार्थाइड के साथ होते, जिस तरह से आज इन्हें मौका मिल गया है तो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। एक चीज़ और गौहर साहब की यूएनओ में 120 कंट्री ने कहा कि जंग रोकी जाए, इतना बड़ा फैसला, लेकिन उसका कोई असर नहीं। इजराइल कह रहा मानेंगे नहीं, फिर क्या होगा? इजराइल की असल में मैं समझता हूँ कि वो एक पुलिस वाला खड़ा कर रखा है अमेरिकनों ने, और इसके पीछे अमेरिका ही। अगर अमेरिका एक दिन के लिए भी हाथ खींच ले तो इजराइल की कोई औकात नहीं है कि वहाँ पर वो रोक सकें, टिक सकें। मैं अवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ की सरकार की बात कर रहा हूँ। एक दिन भी नहीं टिक सकती वहाँ की सरकार। तो ये पुलिस वाले को जो सारी दुनिया को धमकी दे रहा है, और ख़ास तौर से जितनी बुरी तरह से बेइज्जती की है इन्होंने सेक्रेटरी जनरल की, वो उसके ऊपर शर्मिंदा होना चाहिए। पूरी इंसानियत को शर्मिंदा होना चाहिए। बदतमीजी की हर हद पार कर दी। एक चीज़ और कि जिस तरीके से गज़ा को खाली कराया गया, बाकी बचे लोगों को मारा जा रहा है, और ये पूरा मंसूबा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप देखिए कि अमेरिकी प्रेसिडेंट आ जाते हैं, सुनाक आ जाते हैं, उधर से तमाम मतलब जो साथी हैं वो इजराइल बाकायदा पहुंचते हैं और अपने साथ हथियार लेकर के। एक सवाल ये है कि अगर गज़ा पे कब्जा कर लिए मान लीजिए, तो क्या इजराइल जो है वो फिर सुकून से रह पाएंगे? ना इजराइल सुकून से रह पाएगा और ना इंसानियत सुकून से रह पाएगी। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सलूशन है, और वो ये है कि जो हुकूक हैं जिसके अवाम के वहाँ पर, और ख़ास तौर से इजरायली अवाम पूरी तरह से उनके साथ नहीं है। और हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि दुनिया में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो यहूदी हैं उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो जिस तरह से हमला कर रहे हैं लगातार फिलिस्तीनी अवाम के हुकूक के ऊपर, उस हमले को बंद किए बिना कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं, कोई हल निकाला नहीं जा सकता। लेकिन मैं हिंदुस्तान पे वापस आना चाहता हूँ, जो हमें अभी देखने को मिला है, और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमको इतने बड़े लेवल के ऊपर प्रोपेगेंडा देखने को मिला है, जो सीधा ऐसा लग रहा था कि इजराइल कर रहा है। कोई भी मुल्क जब जंग में जाता है तो वो बहुत सारी उल्टी सीधी बकवास करता है, अपने बारे में कहता है, झूठ फैलाता है। वो आरएसएस के ट्रोल आर्मी ने फैलाया है, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि हमारा मुल्क इस तरह से बिहेव कर रहा था, और उसमें आरएसएस उस तरह से बिहेव कर रही थी, जिसको लोगों ने बार बार कहा भी है कि मणिपुर शायद इजराइल में है और इजराइल मणिपुर में, ऐसा लग रहा है। इस ताल्लुक से मैं ज़रूर अब ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने देखा कि एक मीडिया तबका इजराइल पहुँच गया दूसरे ही दिन, और वहाँ से जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई, क्या इससे पहले इस तरीके का नज़ारा आपने देखा? कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान का मीडिया इस तरह से घुटनों के बल कभी नहीं गिरा, इस तरह से उसने अपनी मट्टी पलीत दुनिया भर में कभी नहीं कराई, क्योंकि ये जो कुछ कर रहे हैं वो तो अमेरिका के और इजराइल के मीडिया ने भी वो नहीं किया जो यही कर रहे हैं। इजराइल के मीडिया में भी हमें दिखाई देने को मिलता है कि फिलिस्तीनी अवाम के लिए आज भी आवाज़ें उठ रही, इजराइल के अंदर लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, लोग लिख रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर यहाँ उसको बंद कर दिया गया है। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। लेकिन इस पूरे पीरियड में अगर आप देखें तो एक बड़ी अजीब बात देखने को मिलती है, और वो ये बात है कि जब भी हमास की बात हो, जब भी फ़िलिस्तीन की बात हो, एक तो फ़िलिस्तीनी अवाम और हमास को मिला करके कहा जाता है। हर मैसेज में ये दोनों चीज़ें कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। हमास फ़िलिस्तीन है और फ़िलिस्तीन हमास है, और उसके ऊपर हमास के साथ या फ़िलिस्तीन के साथ हमेशा इस्लामी लफ्ज़ जोड़ दिया जाता है। आपको कोई एक ट्वीट इनका नहीं दिखाई देगा जिसमें इस्लामी, मुस्लिम, मोमडन ऐसे शब्द ना जोड़े गए हैं। पर इजराइल के साथ
कहीं आपको किसी एक भी ट्वीट में यहूदी शब्द नहीं आता। कहीं नहीं दिखाई देगा। ये है प्रोपेगेंडा जिसको ये कर रहे हैं, जिसको ये समझते हैं कि 2024 में इनको वोट दिलाए। ये इनको लग रहा है ये अच्छा, ये जो इतना है सब कुछ ये इलेक्शन की वजह से भी है, ये और ये जो मणिपुर में हो रहा है या जो और इशू कुछ दबाने के लिए आप बार बार कहें कि ये इस्लामिक मामला है सारा, और इसलिए हम जो है टेररिज्म है, इसलिए हम इजराइल के साथ हैं और ये खतरा हमारे मुल्क नहीं। लेकिन क्या आपको लग रहा है, मैं तो फील्ड में जाता हूँ, क्या आपको लग रहा है इसका बेनिफिट मिलेगा? क्या बेवकूफ़ हर बार बनेगी? मैं नहीं समझता कि इस मुल्क के अवाम इजराइल के साथ हैं। हमारी एक लॉन्ग हिस्ट्री है फ़िलिस्तीनी अवाम के हुकूक के साथ खड़े होने की, और इस वक्त अगर ये आवाज़ ना दबाते तो हिंदुस्तान में भी उतने ही बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे होते जितने यूरोप में हो रहे हैं। मुझे मालूम है कि बंगाल में बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, जैसे केरला में भी हुआ, केरला में बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है जिसे कवर नहीं किया गया। जगह जगह हिंदुस्तान में जहां इनकी नहीं चल पा रही है, कश्मीर में भी हुआ है, और वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। और अवाम इस मुल्क के अपने इतिहास को भूलना नहीं जानते, वो याद रखें। तो ये थे प्रोफेसर गौहर रज़ा साहब जिनसे बात कर रहे थे, और जिन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से हिंदुस्तान में इस मसले को उठाया गया मणिपुर को दबाने के लिए, दूसरे मसाइल को दबाने के लिए, जाहिर है इसका बेनिफिट चुनाव में नहीं मिलने वाला, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम आज भी फ़िलिस्तीन के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।